हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा। अभी जो आगामी 2026 में परीक्षा होने वाला है उसको लेकर के ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। टोटल 12 क्वेश्चन है और जो भी बच्चे अभी तक जिनकी तैयारी लगता है कि हम इतना पढ़ लिए हैं फिर भी कुछ याद नहीं रह रहा है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि क्या ही पढ़े, अब तो परीक्षा आ गया है, तो वो अगर कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो घबराए नहीं। कम से कम ये 12 क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कर लें और याद करके परीक्षा में जाइए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं, आप जरा समझिएगा इस चीज को। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए। देखिए, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब दो गो चीज मिल करके एगो बड़ा होगा, दो गो छोटा छोटा मिल करके एक बड़ा बन जाएगा संयोजन। वियोजन में क्या होगा कि एक बड़ा चीज टूट करके दो छोटा छोटा चीज हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे डिफिनेशन में, तो समझिए। संयोजन का मतलब होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, योजन। योजन मतलब होता है योग कर लेना, जोड़ देना। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? पदार्थों को जोड़ेंगे। तो आपको लिखना है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जब एक नया पदार्थ बनता है, वैसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया? यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो अपने मूल पदार्थों से भिन्न होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे इसको हम समझाते हैं कि क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब दोनों मिलता है तो वाटर बनता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब देख लीजिए कि जैसे ही यहाँ पे दो पदार्थ हुआ, पदार्थ के जगह पे मान लीजिए कि तत्व बना। ये तत्व, पदार्थ का मतलब होता है तत्व या यौगिक। तो कोई भी दो तत्व है, ये जब दो तत्व जुड़ा तो ये क्या बन गया? यौगिक बन गया, पानी। अब इसका डिफिनेशन क्या था कि दो गो मिल करके एक नया पदार्थ बन जाए, दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बन जाए। ये जो नया पदार्थ बना है इसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से अलग होगा, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन ऐसा गैस है जो जलता है या जलाता है? हाइड्रोजन गैस में आग लगाइएगा तो वो जलेगा, गर्मी देता है। ऑक्सीजन भी जलाता है, बिना ऑक्सीजन के तो आगे नहीं लगेगा। तो हाइड्रोजन भी जलाता है, ऑक्सीजन भी जलाता है, लेकिन पानी क्या करता है? आपको जल ये बुझाता है, आग को क्या करता है? बुझाता है। तो अब आप देखिएगा कि ये जो नया पदार्थ बना है इसका गुण जिस दोनों पदार्थ से ये बना था, दोनों का जो गुण है, इधर जलाता है इधर क्या होता है? बुझाता है। तो गुण क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। सेम इसी तरीके से वियोजन अभिक्रिया ठीक इसका विपरीत होता है। वियोजन मतलब होता है टूटना। उसमें क्या होगा कि एक पदार्थ, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो नया पदार्थ का निर्माण करता है जो अपने मूल पदार्थों से गुण में क्या होता है? भिन्न होता है। उसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें, आपको ये था संयोजन का, और दूसरा अभी हम वियोजन का आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस निकलेगा। देखिए Ca, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये CO हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन बच गया दो गो, तो CO2 यहाँ पर गैस निकल गया। तो देखिए क्या होता है कि एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थों का निर्माण करता है जिसका गुण, इसका और इसका गुण इस मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है? भिन्न होता है। तो ये कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या है। इसका अंतर में सिर्फ आपको डिफिनेशन लिखना है और एक एक एग्जाम्पल जो हम लिखे हैं। और भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो को जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। कुछ भी अगर आप दो गो को जोड़ रहे हैं और तीसरा बनेगा जिसका गुण पहले के गुण से भिन्न होना चाहिए, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। तो डिफिनेशन क्या हुआ संयोजन अभिक्रिया का? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण पहले वाले मूल पदार्थ से भिन्न होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया
दूसरा क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या है। देखिए ऑक्सी में एक शब्द लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो वैसी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहता है। या वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन मुक्त होता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हम क्या समझा रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं कि कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और अवकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोनों में क्या लिखना है, अंतर स्पष्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि इसका अंतर स्पष्ट करना है तो एक तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीकरण, दूसरा तरफ लिखेंगे अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। यहां भी अभिक्रिया आप लिख दीजिएगा। पहला क्या कि वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें क्या होगा, अवकरण में हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें जुड़ता है। दूसरा इसमें लिखिएगा, देखिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है या निष्कासित होता है। इसमें ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा इन द सेंस इसमें देखिए हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन याद रखना है कि जैसे ही ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सी में ऑक्सीजन लगा हुआ है, मतलब ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। ये दोनों चीज जिस अभिक्रिया में होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अवकरण अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। इसके अलावा अगर और भी अगर अंतर की बात करें, अगर मान लीजिए आपको इसमें कंफ्यूजन है तो कोई एक को याद कर लीजिए, एक को हटा दीजिए कि भाई ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अवकरण। इसके अलावा हम दो तीन अंतर और आपको बता देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। ई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और अवकरण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। इतना हो गया। अगर और भी अंतर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसका मतलब हो गया कि जो विद्युत इलेक्ट्रॉन तत्व है उसका अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। और जबकि इसमें क्या होगा कि विद्युत इलेक्ट्रॉन तत्व का अनुपात घटता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो एक बात याद रखिएगा, इधर हम लिख देते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा इसमें कि वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उत्पाद के अलावा ऊष्मा बनता है, यानी ऊष्मा और ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है। कोई भी अभिक्रिया होगा, किसी बर्तन में कर रहे हैं परखनली में, अभिक्रिया होगा वो परखनली गर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी इसका उल्टा हो जाएगा कि परखनली में अभिक्रिया करवाए या परखनली बर्फ लेकर ठंडा हो गया, मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस हो जाएगा ऊष्माशोषी, ठीक है। देखिए ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब होता है सोख लेना, सोख लेगा, यानी ऊष्मा सोख लेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा। छेपी मतलब हो जाएगा बाहर निकालना, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही डिफिनेशन लिखना है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के अलावा ऊष्मा निकलता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आप लोग घर में कभी बहुत पहले, अब तो पेंट से पुताई होता है, बहुत पहले चूना से पुताई होता था। लोग चूना खरीद के लाता था दुकान से और घर में बाल्टी में, लोहा के बाल्टी में
जैसे ही वो बोरा फाड़ा, बोरा से निकालता था वो, उसको बोलते थे कली चूना, मतलब वो होता था CaO, कली चूना। और जैसे ही उसमें पानी डाला कि पुताई करना है कल, तो वो बनेगा CaOH का होल 2। इसको बोलते थे भाखड़ा, भाखड़ा चूना, ये था कली चूना। और ढेर सारा मात्रा में CO2 निकलता था और प्लस उष्मा निकलता था। अगर कोई ऐसा किया है तो उसको पता होगा कि जब कली चूना दुकान से खरीद करके लाए, बाल्टी में डाले और पानी डाले, तो तुरंत से वो क्या होता था, खौलने लगता था, बहुत जोर से खौलने लगता था। जैसे ही कोई चीज खौलेगा तो क्या होगा, उष्मा ज्यादा मात्रा में निकलेगा, CO2 निकलता था। तो ये जो अभिक्रिया हो गया, ये कैसा अभिक्रिया होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें से उष्मा निकलता था। ठीक है, और अब आप आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दहन के आवश्यक शर्तों को लिखिए। तो दहन का हमारा आवश्यक शर्त क्या है, इसको जरा हम साफ कर दे, तब आगे बताते हैं आपको हम। दहन का 3 आवश्यक शर्त है। 3 शर्त को अगर कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ पूरा करता है तो वो क्या होगा, जलेगा। जैसे दहन के आवश्यक शर्त कौन कौन सा है, तो इसका जो शर्त है वो पहला शर्त है कि ज्वलनशील पदार्थ उपस्थित होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति, बिना ऑक्सीजन के उपस्थित के वो जलेगा नहीं, उपस्थिति। तीसरा हो गया ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब आपको समझ में आया होगा, पहला तो समझ में आ गया होगा। ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति का मतलब हो गया कि वैसा पदार्थ जिसमें आग लग सके, जो जल सके, वैसा पदार्थ लेना। जैसे कागज है, प्लास्टिक है, आप कूट ले लीजिएगा, कपड़ा ले लीजिएगा, तो वो ज्वलनशील पदार्थ है, वही जलेगा। ऐसा नहीं कि पत्थर को ईंटा लिए और जला रहे हैं, चूंकि वो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, पत्थर और ईंटा, इसलिए वो नहीं जलेगा। लोहा को आप जलाइएगा, जलेगा नहीं, जलेगा। तो पहला शर्त ये है कि ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी उसमें कार्बन की मात्रा होनी चाहिए, वो जलेगा। दूसरा, ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पृथ्वी के बाहर चलेगा और आग लगा रहे, वहां नहीं लगेगा। तो आपको वातावरण में जहां ऑक्सीजन होगा वहां आग लगेगा। तीसरा क्या है, ज्वलन ताप की प्राप्ति है। अब ये क्या बात हो गया, ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ पहली पहली बार एकदम शुरू शुरू में जलना शुरू करता है, उसको बोलते हैं ज्वलन ताप की प्राप्ति। हर पदार्थ का ज्वलन ताप की प्राप्ति अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक हम कागज लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कागज है, ये एक कागज है, और ये एक कागज है, और ये हमारे पास मार्कर है। अब इसको हम, अगर हम मोमबत्ती के ऊपर रखे, मान लीजिए, समझिएगा कि ये मान लीजिए कि मोमबत्ती है, अब इसके ऊपर रखिएगा, यहाँ यहाँ आग लगा दिए और यहाँ से इसको जला रहे हैं, तो मोमबत्ती के पास ये जैसे ही रखिएगा जल जाएगा कागज। अगर हम मार्कर भी रख दें, ऐसे समझिए, थोड़ा पकड़ने में मुश्किल हो रहा है लेकिन ठीक है। मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है ऐसे, ठीक है। अब मोमबत्ती के ऊपर कैसे करें, यहाँ तो पकड़ना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब मोमबत्ती भी रखे हैं और ये भी रखे हैं, दोनों को। जैसे मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ऊपर इसको रख दिए, एक और मोमबत्ती जला लिए, उसके ऊपर हम ये मार्कर रख दिए। पहले आग कौन पकड़ेगा, पहले आग कागज पकड़ेगा। इसका मतलब है कि कागज में जल्दी ज्वलन ताप पकड़ लिया, इसलिए जल गया। प्लास्टिक में ज्वलन ताप बहुत देर के बाद मिलेगा इसको टेम्परेचर, तब ये जलेगा। तो ये बात हो गई कि जिसका ज्वलन ताप पहले प्राप्त हो जाएगा उसमें आग पहले लग जाएगा। तो ये 3 शर्त हो गया, दहन की आवश्यक शर्तें 3 कंप्लीट हो गया आपको। पहला कि वो जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए, और तीसरा कि ज्वलन ताप प्राप्त कर लेगा तभी उसमें आग लगेगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आइए, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करना है। तो एक तरफ आप लिखिएगा अम्ल और दूसरा तरफ लिखिएगा क्षार। पहले लिख देना होगा कि अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अम्ल, एक तरफ क्षार। पहला लिखिएगा क्या,
अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? ये होता है खट्टा। और क्षार कैसा होता है? कड़वा। ये हो गया इसका पहला। दूसरा में आइए कि अगर अम्ल को पानी में, पानी नहीं बोलते हैं केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं जल। अगर अम्ल को जल के साथ, जैसे अम्ल है, अम्ल को जल के साथ मिलाइएगा तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयन। ये प्लस को बोलते हैं आयन। तो आप लिखिएगा H प्लस लिख दीजिएगा, या प्लस नहीं लिखिएगा तो लिखना होगा हाइड्रोजन आयन देता है। जबकि क्षार को अगर हम जल के साथ गर्म करेंगे, क्षार को अगर हम जल के साथ गर्म करेंगे तो ये OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। दूसरा अंतर हो गया। इतना आपको नहीं लिखना, नहीं याद होगा तो खाली इतने लिखिएगा दूसरा में कि जल में मिलाने पर या जल में अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि अम्ल OH माइनस देता है। हाइड्रोजन प्लस देता है, OH माइनस देता है। तीसरा अंतर कि अम्ल जो होता है हमारे लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को, नीला को कैसा कर देता है? लाल। लाल कैसे याद रखेंगे? देखिए अम्ल में लौ है और यहाँ भी लौ है, तो दोनों जगह लौ है, तो याद रखना है कि अम्ल में लौ है और यहाँ भी लाल, तो अम्ल कर देगा कैसा? लाल। नीला को लाल। क्षार में कैसे याद रखना है? क्षार क्या करेगा? ये लाल को कर देगा नीला। इसका ठीक उल्टा, एगो लाल करेगा तो एगो नीला करेगा। ये हो गया आपका कितना? 3 अंतर हो गया, काफी है। इसके अलावा अब छोड़ दीजिए। अब एक और अंतर अगर आप लिखिएगा तो ये भी बड़ा अच्छा है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है क्या? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है कि 7 से कम होता है, 7 से ज्यादा होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। जो 7 से कम होगा पीएच मान, वो अम्ल कहलाएगा। और क्षार में क्या होता है? पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जिसका 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, यानी शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल जो हम लोग पीते हैं वो शुद्ध जल नहीं है। डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है वो निकाल करके ऐसे ऐसे हिलाता है, फिर सुई निकालता है, देता है, वो होता है शुद्ध जल। शुद्ध जल स्वादहीन होता है, हम लोग पी भी नहीं पाएंगे। अम्ल और क्षार में इतना अंतर काफी है। इसके अलावा और भी लिखना चाहते हैं तो 5वां अंतर कि मेथाइल ऑरेंज जो होता है अगर अम्ल में मिलाइएगा तो वो लाल हो जाएगा, और जबकि क्षार में मिलाइएगा मेथाइल ऑरेंज का कलर वो कैसा कर देगा? पीला कर देगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्टिक सोडा का सूत्र लिखिए। तब एक एक करके इसका सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले पहला है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलचाल की भाषा में खाने वाला सोडा बोलते हैं। खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का उपयोग किस चीज में किया जाता है? केक बनाने में किया जाता है। पुआ और पकवान को खस्ता, मुलायम, सॉफ्ट रखने के लिए इसका खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है NaHCO3। सोडियम, H मतलब हो गया बाई और CO3 हो गया कार्बोनेट। सोडियम को Na बोलते हैं, बाई का मतलब H हो गया, कार्बोनेट का मतलब CO3 हो गया। सोडियम बाई कार्बोनेट, ऐसा भी याद रखिएगा। एक और है सोडियम कार्बोनेट, यही दोनों में कंफ्यूजन होता है फार्मूला का। सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3 और 10 लोटा पानी H2 10H2O, ऐसे हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में अंतर क्या है? यहाँ देखिए H लगा हुआ है, इसमें H नहीं है। Na इसमें भी है, CO3 लास्ट में है, CO3 यहाँ भी लास्ट में है। यहाँ देखिए सोडियम है, यहाँ Na2, सोडियम 2 गो है, यहाँ सोडियम 1 गो था। CO3 लास्ट में है, यहाँ भी CO3 लास्ट में है। आइए 10H2O भी लिखना है, 10 लोटा पानी में डालना है इसमें। 10 लोटा नहीं, 10H2O मतलब होता है कि हाइड्रोजन, ये जल का जो है 10 इसका अणु है, ये 10 इसका अणु है। कैसे याद रखेंगे कि भाई किसमें? ये कभी का बच्चा क्या करता है कि खाने वाला सोडा में ही वाला लिख देगा सोडियम कार्बोनेट, और बाई कार्बोनेट भी ये लिख देगा। याद कैसे करना है? देखिए बाई मतलब क्या होता है? खरीदना।
तो जब खरीदिएगा तबे ना खाइएगा। तो याद रखिएगा, खरीदना है तो जब बाई करेंगे तब खाएंगे, खरीदेंगे तब खाएंगे। खाने वाला सोडा है तो खाने वाला सोडा बाई, बाई मतलब इसमें एच लगा रहेगा। ये हो गया ट्रिक। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, इसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, जिसका इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में नगर निगम वाले लोग रोड के किनारे छिड़कते हैं, कचरा पर डाला जाता है, या पानी का टंकी साफ करने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaO कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन इसमें 2 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Ca, ठीक है, CaO ऐसे ब्रैकेट देख के Cl इधर भी या Cl इधर भी ऐसे भी लिख देंगे तो ये सही होगा, लेकिन CaOCl2 ही लिखिएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मिटाएंगे नहीं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं, हड्डी अगर टूट जाता है तो ऊपर प्लास्टर चढ़ाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जिप्सम को 120 डिग्री पे अगर गर्म कर दीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। हड्डी जोड़ने के अलावा, पट्टी के रूप में इसका इस्तेमाल करने के अलावा, मूर्ति बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 आधा लोटा पानी, H2 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। अगला क्वेश्चन क्या है, कास्टिक सोडा। नीचे दिख रहा है क्या? अच्छा चलिए हम बोल रहे हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक काम करिए, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ लिख देते हैं, NaOH होता है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला, ठीक है, NaOH कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोलते हैं। कहाँ तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसको जरा साफ कर दें, आइए, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और भी बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पे है 2026 से संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो मैंने अभी बनाया है ताकि आप नन्हे मुन्नों को कुछ मदद हो जाए। आगे का क्वेश्चन है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कर। देखिए, धातु और अधातु केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है शायद। धातु अधातु में अंतर लिखना होगा तो बहुत सारा अंतर है धातु अधातु में। मुख्य बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखिएगा, धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ धातु लिखिएगा, दूसरा तरफ अधातु लिखिएगा। शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, आप पूरा उसको लिखिएगा। धातु क्या होता है? धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, हम सिर्फ चमक लिख देते हैं। अधातुओं में चमक नहीं होता है, विशेष प्रकार का चमक नहीं होता है। जैसे धातुओं में चमक होता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके घर में अगर बिजली वाला तार है तो देखिएगा, कोई तार कॉपर का है और कोई अल्मुनिया का है, अल्मुनियम का है। कैसे पकड़ते हैं आप? जब तार को छीलिएगा उजला दिखेगा तो कहिएगा अल्मुनिया का तार है, और जब उसमें वो पीला जैसा, भूरा जैसा दिखेगा तो कहिएगा कॉपर का तार है। तो आप कैसे पहचान लिए? उसका चमक देख करके, ठीक है। दूसरा कि जो धातु होता है वो तन्य होता है, जबकि अधातु तन्य नहीं होता है। तन्य का मतलब क्या होता है? उसको तान के खींच करके लंबा करना है। कि जब कोई भी धातु है, धातु को जब खींचिएगा ना तो लमड़ेगा रबड़ के तरह, वो लंबा होगा। इसीलिए कॉपर का, एल्युमिनिया का या चांदी का आप उसको खींच करके लंबा तार बना सकते हैं। सोना को पीट करके बहुत थोड़ा सा सोना को पीट करके उसे तार बना करके उसको डिजाइनदार आभूषण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तीसरा आइए, चमक होता है, तन्य होता है, आघात वर्धनीय होता है।
आघात वर्धनीय का मतलब होता है चोट सहने वाला, चोट सहने वाला होता है। और जबकि ये आघात वर्धनीय नहीं होता है, चोट सहने वाला नहीं होता है। ठीक है, धातु तन्य होता है, आघात वर्धनीय होता है। धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है, आघात वर्धनीय, चोट सहने वाला होता है। हाँ, धातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। किसका? विद्युत का। आई विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, अपवाद में एक ठो ग्रेफाइट आता है, ये अपवाद है। अधातु होते हुए भी उसमें करंट सप्लाई होता है, एक छोर से दूसरे छोर पे जाता है। इसके अलावा धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, जबकि अधातु का क्वथनांक और द्रवणांक निम्न होता है। ठीक है, बस इतना कर दीजिएगा। 2 नंबर का आएगा, 2-3 को लिखना है। 7 नंबर भी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निस्तापन और भर्जन में अंतर। निस्तापन और भर्जन में अंतर। अच्छा, 2 अंतर लिखना है। ठीक है, हम समझा देते हैं। देखिए, निस्तापन और भर्जन क्या होता है? धातुओं को जब फैक्ट्री में उसको गलाया जाता है, किसी और चीज में मिलाया जाता है, या कोई खनिज है या अयस्क है, उससे जब धातु को अलग किया जाता है, तब निस्तापन या भर्जन विधि का प्रयोग किया जाता है। निस्तापन में देखिएगा कि लिखा हुआ है न, माने नहीं, मतलब जब किसी धातु का निष्कर्षण वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है, ठीक है, वैसा धातु जो बिना ऑक्सीजन के, यानी बिना वायु की उपस्थिति का, जब उसका फैक्ट्री में उसको अलग किया जाता है या कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको गलाया जाता है बिना ऑक्सीजन के, तो उसको बोलते हैं निस्तापन। यहाँ न लिखा हुआ है, निस्तापन मतलब नहीं रहेगा। और ठीक इसका उल्टा, ऑक्सीजन में क्या होगा? वायु की उपस्थिति रहेगी। यहाँ भर्जन लिखा हुआ है, भर्जन समझिएगा भरपूर रहता है, क्या? भरपूर ऑक्सीजन रहेगा। और यहाँ निस्तापन होगा, उसमें नहीं होगा। अच्छा, अगला एग्जाम्पल क्या लिखिएगा? अच्छा, ये जो वायु की उपस्थिति में होता है तो किन किन चीजों को होता है? तो ये होता है कार्बोनेट और ऑक्साइड। जिसमें भी कार्बोनेट होता है या ऑक्साइड लगा रहता है, वैसे धातु का निस्तापन के द्वारा होगा। और जबकि जिसमें भी सल्फाइड पाया जाता है, सल्फाइड, तो वैसे धातुओं का भर्जन किया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि धातु का नमी और वाष्प वाली अशुद्धि दूर होती है। और जबकि जब भर्जन आप करिएगा तो इसमें जो गंधक होता है, गंधक मतलब सल्फर वाली जो अशुद्धि होगी वो दूर होगा। एग्जाम्पल के रूप में ये कार्बोनेट और ऑक्साइड, बस हो गया, इतना बहुत है। इसमें क्या होगा और भी लिखिएगा तो इसमें CO2 गैस मुक्त होता है, जबकि इसमें SO2 गैस मुक्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। इतना बहुत है। आप 2 चीज याद रखिएगा, वायु की अनुपस्थिति, वायु की उपस्थिति कार्बोनेट ऑक्साइड का निस्तापन विधि के द्वारा अलग किया जाता है, और सल्फाइड को भर्जन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। नमी और वाष्प अशुद्धि के रूप में होता है, भर्जन में गंधक अशुद्धि के रूप में होता है। निस्तापन में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, भर्जन में SO2 निकलेगा। क्यों SO2 निकलेगा? तो यहाँ सल्फाइड है, मतलब सल्फर है, तो यहाँ से सल्फर निकलेगा। यहाँ कार्बन है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, चलिए, निस्तापन और भर्जन भी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 नंबर था, ये 7 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि धातु के संक्षारण को रोकने का 2 उपाय बताइए। संक्षारण का मतलब क्या होता है? कि धातु को नष्ट होना। तो धातु मतलब मान लीजिए कि लोहा है, तो लोहा को नष्ट
होने से रोकने के लिए 2 उपाय बताइए। तो आप क्या करते हैं, लोहा में पेंट मारते हैं, यानी ऊपर क्या करते हैं, धातु के ऊपर एक परत चढ़ाते हैं, या ग्रीस लगाते हैं, यही ना करते हैं, या जिंक का परत चढ़ाते हैं। तो यही बस इसमें 2 बात लिखना है कि धातु के जगह पे आप लोहा दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि लोहा को जंग लगने से रोकने के लिए उपाय बताइए, तो धातु की जगह लोहा दे देगा, उत्तर सेम ही है। और दोनों बार आपको 2 उपाय पूछ रहा है, तो आपको लिखना है क्या कि पहला उपाय तो लिखिएगा कि भाई पेंट मार देंगे, पेंट करते हैं किस पे, धातु पर पेंट करते हैं। दूसरा उपाय क्या है कि उस पे जिंक का परत चढ़ा देते हैं। Zn मतलब होता है जिंक, एटॉमिक नंबर 30, और जिंक का परत चढ़ाना, ये 2 उपाय हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे कर दें कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो देखिए, खनिज और अयस्क में अंतर है कि खनिज धरती के नीचे से यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जबकि खनिज, और इधर लिख देते हैं अयस्क, अयस्क को इंग्लिश में ओर बोलते हैं, खनिज को मिनरल्स बोलते हैं। तो खनिज क्या होता है कि खनिज हमको प्रकृति से प्राप्त होता है। कभी कभी होता है खनिज किसे कहते हैं, धरती के नीचे या धरती के ऊपर भी, पहाड़ पे या धरती के नीचे से जो भी पदार्थ, धातु अधातु हमें प्राप्त होता है वो सब खनिज है। अगर नीचे से आपको पत्थर निकल रहा है, आप पत्थर में थोड़ा सा भी अगर लोहा है, जरा सा लोहा है, तो हम बोलेंगे वो खनिज है। लेकिन अयस्क किसको बोलते हैं कि अयस्क बोलते हैं खनिज को शुद्ध कर करके कम खर्च में और आसानी से धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है, धातु प्राप्त करना अयस्क कहलाता है। धातु प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, अयस्क होते हैं। मतलब उसमें क्या होगा कि कोई पत्थर है, तो पत्थर में अगर मान लीजिए कि उसमें 40% ही लोहा है, तो हम बोलेंगे कि वो जो पूरा पत्थर सहित जो लोहा है वो खनिज है। लेकिन जब हम उसमें से 40% लोहा निकाल लेंगे, खनिज को दूर भगाइए, 60% अलग हो गया, आपके पास बचा सिर्फ 40%। तो 40% जो बचा वो क्या कहलाएगा, अयस्क होगा। उसमें बालू और मिट्टी मिला हुआ होगा, तो बालू और मिट्टी को पानी से भी धो देंगे तो बालू अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगा, यानी कि कम खर्च में और हमको धातु आसानी से प्राप्त हो गया, तब वो बालू और मिट्टी मिला हुआ जो पदार्थ प्राप्त हो उसको अयस्क बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए जब अयस्क का डिफिनेशन लिखिएगा तो आपको हमेशा उसमें लिखा रहता है कि कम खर्च और आसानी से धातु प्राप्त करते हैं, वो अयस्क कहलाता है। अब खनिज में क्या लिखेंगे कि प्रकृति से प्राप्त होता है, और अयस्क में क्या लिखेंगे, कम खर्च में आसानी से प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त होता है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे कि इसमें धातु हमको कम प्राप्त होता है, जबकि इसमें धातु प्रचुर मात्रा में होता है। और अगर अंतर लिखना चाहते हैं तो ये लिखिएगा, ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है क्योंकि धातु इसमें से कम निकलेगा, और जबकि ये अधिक फायदेमंद होता है, मनुष्य के लिए फायदेमंद होता है। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहेंगे, जैसे हम धरती के नीचे से कोयला निकालेंगे, अभ्रक निकालेंगे, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। और जबकि बॉक्साइड अगर निकाल रहे हैं आप, बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका उदाहरण है, अयस्क है। किसका, बॉक्साइड से हम लोग क्या निकालते हैं, बॉक्साइड से हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं। और जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट से क्या निकालते हैं, लोहा निकालते हैं। इतना काफी है। तो एक एक एग्जाम्पल भी कोशिश करिए कि लिख दे, ताकि हमारा आंसर और मजेदार हो जाए, ज्यादा मार्क्स आए। अगला क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर बताइए। हम थोड़ा लंबा क्लास ले रहे हैं क्या, तो अब फटाफट लिख देते हैं, ज्यादा नहीं, कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। अपमार्जक मतलब आप लोग जिसको सर्फ बोलते हैं, कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं, साबुन नहाने में इस्तेमाल करते हैं।
तो केमिस्ट्री में सर्फ को अपमार्जक कहा जाता है, इंग्लिश में डिटर्जेंट। ठीक है, तो साबुन में क्या होता है कि इसमें उच्च वसा, ये उच्च वसा से मिलता है। उच्च वसा मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिल करके इस सोडियम लवण निकलता है। लवण मतलब साल्ट। जबकि अपमार्जक में क्या होता है कि ये लंबी श्रृंखला वाला बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ सोडियम लवण देता है। जबकि इसमें क्या लिखे थे कि उच्च वसा के साथ सोडियम लवण देता है। ये साबुन का इस्तेमाल हम लोग जो है वो मृदु जल में करते हैं। मृदु जल का मतलब होता है मीठा जल, जिसमें आप नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं थोड़ा बहुत गर्म करके, जैसे नदी का पानी हो गया या तालाब का पानी हो गया, मृदु जल, उसमें साबुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अपमार्जक में मृदु जल का नहीं, कठोर जल में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे समुद्र के जल में। जबकि ये मृदु जल मतलब हो गया नदी के जल में या चापाकल, कुआं, वहां पर आप नहा सकते हैं। तो ये क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि अगर आप समुद्र के पानी में साबुन लेके चल जाइएगा कपड़ा धोने के लिए, तो उसमें कपड़ा साफ नहीं होगा, मतलब झाग नहीं देगा। ये जो झाग होता है वो सर्फ के अपेक्षाकृत कम झाग देता है, और जबकि आप देखिएगा अपमार्जक में ये झाग ज्यादा देता है। झाग ज्यादा देगा तो सफाई ज्यादा करेगा और आसानी से इसमें कपड़ा साफ होता है, साबुन में कम होता है। उसका वजह क्या है? इसका स्ट्रक्चर ही अलग है कि ये कार्बोजनिक अम्ल का, उच्च वसा मतलब कार्बोजनिक अम्ल। कार्बोजनिक अम्ल क्या होता है? ये COOH रेडिकल, इसका बना होता है। और जबकि ये लंबी श्रृंखला वाला बेंजीन होता है, सल्फोनिक अम्ल होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, है ना। चलिए इसको हम लोग बाद में करेंगे। मतलब इतना ही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 12, जीवाश्म ईंधन से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये 10 था। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जीवाश्म ईंधन से क्या समझते हैं। तो इसमें आप लिखिएगा कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वैसा स्रोत है जो धरती के नीचे से निकाला जाता है, जिसके बनने में करोड़ों वर्ष लगा है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के दबने से उच्च ताप और उच्च दाब से जो ईंधन प्राप्त होता है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या लिखिएगा कि वैसा ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्षों तक पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के दबने से उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ईंधन के रूप में बदल गए हैं, उन्हें हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, etc। अब पेट्रोलियम, अगर कोई आपसे पूछे कोयला का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप लिखिएगा पेड़ पौधों के यानी जंगल का धरती के नीचे दब जाने से उच्च ताप और उच्च दाब पर वायु की अनुपस्थिति में पेड़ पौधा कोयला में बदल गया है। जबकि पेट्रोलियम कैसे बना है, तो उसमें जीव जंतु धरती के नीचे दब गया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर पेट्रोलियम में बदल गया है। तो जीव जंतु मरेगा, जीव जंतु दबेगा तो पेट्रोल बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा, और पेड़ पौधा दबेगा तो कोयला बनेगा। ठीक है, तो आपको ये क्लास